आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट डीलिंग और स्कैमर्स। ठीक है, ये दो टॉपिक हमने कवर करने हैं। हाँ, टॉपिक भी दो हैं और आप लोग 5 मिनट लेट हुआ है आप लोगों की वजह से कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन नहीं था। यानी हो टाइम से आया करें। तो क्लाइंट डीलिंग सारा कुछ कर लिया आपने, बड़े अच्छे तरीके से किया। गिग बना ली, कीवर्ड्स बड़े अच्छे तलाश कर लिए, गिग की रैंकिंग मिल गई आपको। ठीक है, क्लाइंट्स ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। आपने आपको मैसेजेस आना शुरू हुए क्लाइंट्स के। तो अब आपने बात कैसे करनी है, क्लाइंट के साथ डील कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है। ठीक है। तो उसमें ये होता है, पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि क्लाइंट दो तरह के होते हैं। कोई क्लाइंट आया, ठीक है, उसने फाइवर पे कुछ सर्च किया, जो भी वो काम करवाना चाहता है फाइवर के ऊपर। ठीक है। तो इस शक्ल में फाइवर ने उसके सामने शो करवा दिया। ठीक है, ये एक तरह का क्लाइंट मार्केट में घूम रहा है, सारी दुकानों के बैनर्स देख रहा है। उसे आपकी दुकान का बैनर अच्छा लगा, उसे लगा कि मेरा काम यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकता है, वो उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करेगा तो जो आपकी गिग है क्लाइंट के सामने इस शक्ल में ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब इस शक्ल में जब गिग ओपन हो गई तो समझ लें कि आधा काम हो गया। यानी एक तरह का क्लाइंट यहाँ पे आपकी शॉप के अंदर आ गया। ठीक है, तो आधा काम हो गया। बाकी का आधा काम कहाँ से होगा? एक तो हमने बताया था कि आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जब हम लिख रहे थे बताया था कि ये काउंटर पे जो बंदा खड़ा होता है काउंटरमैन का काम करती है। ठीक है। दूसरा, अब एक क्लाइंट इसमें ये होता है कि वो आपके पैकेजेस देखेगा, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। कोई एक पैकेज जो उसे सूट कर रहा है वो सिलेक्ट करेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। ऑर्डर प्लेसमेंट के प्रोसीजर में एंटर हो जाएगा, 3 4 स्टेप्स हैं, वो क्लियर करेगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ऑर्डर आया है, उसको चेक करें। ठीक है। चेक क्या करना है? वो चेक तो आप करना करना इसलिए है कि आपने उसको पढ़ के तो उस पर काम शुरू करना है। ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है, काउंट डाउन शुरू हो जाता है उसी टाइम आपका। दूसरी तरह का क्लाइंट वो होता है जो इधर कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करेगा। जैसे मैं इसकी गिग पे आया हूँ, अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ इसके साथ ऑर्डर प्लेस करने से पहले, तो उस पर कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। जिस तरह जस्ट लाइक व्हाट्सएप चैट, मैं मेरी जो भी क्वेरी है, मेरा जो भी क्वेश्चन, मैं इसको लिख के मैसेज करूंगा, फिर वो उसको फ्रीलांसर जो है वो उसको देखेगा, उसको रिप्लाई करेगा। इस तरह हमारी कन्वर्सेशन चलती रहेगी। अब क्लाइंट जो मैसेज करता है ना आपको, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि वाकई वो श्योर नहीं है, उसको खुद को नहीं पता कि मैंने काम किस तरह का करवाना है, कैसे करवाना है, बस एक रफ सा आइडिया है उसके दिल में। ठीक है। तो वो आपसे डिस्कस करना चाहता है कि ये मेरा आइडिया है तो ये काम कैसे होगा। ठीक है। समटाइम्स क्लाइंट आपसे खुद पूछते हैं कि जो है ना, ये मैं इस तरह का काम करवाना चाहता हूँ, तो मैं किस पैकेज, बेसिक पैकेज पे ऑर्डर प्लेस करूँ, स्टैंडर्ड पे प्लेस करूँ, प्रीमियम पे करूँ, जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम हो जाए। ठीक है। या वो वैसे डिस्कस करता है कि ये काम कैसे होगा, क्या क्या शामिल होगा इसमें, कैसे कैसे हम करेंगे, क्या होना चाहिए, आप बताएं। दूसरा उसका रीजन ये होती है, पहली तो ये कि उसको खुद नहीं आइडिया, वो डिस्कशन करना चाहता है आपसे। दूसरी, वो आपको जज करना चाहता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी एक्सपर्टीज का लेवल क्या है। वो आपको देखना चाहता है कि मैंने इसको पैसे देने हैं, इसको ऑर्डर देना है, पहले मैं इसको देखूँ तो सही, इसके पास मुतलका स्किल है भी कि नहीं है, इसके पास सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है भी कि नहीं है। वो आपसे बात करता है, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है, कुछ चीजें पूछता है। ठीक है, आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कन्वर्सेशन आगे चलती है। ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज का आपने ध्यान रखना है, बी प्रिसाइज टू द पॉइंट। ठीक है। इसका क्या मतलब है, 2 पॉइंट्स का? इसका मतलब ये है कि क्लाइंट जो बात पूछे, जैसे पूछे, उसको पहले अच्छी तरह समझना है किस एंगल से बात कर रहा है क्लाइंट, एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है, उसका मकसद क्या है ये क्वेश्चन पूछने का, ये बात पूछने का। ठीक है। तो
उसके हिसाब से बड़ा प्रिसाइज और टू द पॉइंट आंसर देना है उसको। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक बात उसने पूछी है आपसे, और उसका क्वेश्चन, उसका आंसर जो है आप 2 लाइनों में दे सकते हैं। ठीक है। तो उसका आंसर 2 लाइनों में ही देना है उसको। गैर जरूरी तौर पे अगर वो 2 लाइनों में प्रॉपरली एक्सप्लेन हो गया है, प्रॉपरली उसका आंसर दिया जा सकता है, तो उसको 5 लाइनों तक खींचने की जरूरत नहीं है। 2 से ढाई पे आ जाए, 3 पे आ जाए, ठीक है। लेकिन 5 लाइनों तक उसको खींचने की जरूरत नहीं है, जब उसका 2, ढाई, 3 लाइनों में आंसर दिया जा सकता है, एक अच्छा आंसर। दूसरी तरफ, जब उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो चीज़ आपने उसको बतानी है, जो एक्सप्लेन करनी है, 2, ढाई लाइनों से कम में नहीं लिखी जा सकती, तो उसको गैर जरूरी तौर पे छोटा करने की भी जरूरत नहीं है कि आधी लाइन में आंसर दे दें, आप 1 लाइन में आंसर दे दें और फिर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना हो उस आंसर की। ठीक है। क्लाइंट को कन्वे ही ना कर पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्लाइंट को उसको सेटिस्फाइएबल आंसर ही ना मिले। ठीक है। एक तो ये बात, और टू द पॉइंट, मतलब जो बात वो पूछ रहा है, जो जिस एंगल से पूछ रहा है उसी एंगल से रिप्लाई करें। और अगर उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 4 बातें पूछी हैं आपसे, तो उसी तरतीब से आंसर दें जिस तरतीब से उसने पूछा है। जो बात पहले पूछी है पहले नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे पूछी है उसको दूसरे नंबर पे रिप्लाई करें। ठीक है। उसको मिक्स अप नहीं कर देना कि चौथे क्वेश्चन का रिप्लाई पहले कर रहे हो, पहले तीसरे का उसके बाद कर रहे हो। ठीक है। तो अगर आप उसको थोड़ा शफल करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि इस तरह तरतीब, उसने क्वेश्चन की तरतीब ठीक नहीं है और उसको मैं समझाऊंगा, तो चूंकि आपकी स्किल है, आपको पता है कि कैसे बात समझानी है। ठीक है। आपका काम है। तो आप पहले उसको बताएंगे कि मैं जो बात आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी है उसको मैं पहले रिप्लाई करूंगा, ताकि बाकी बातों की समझ आपको सही तरीके से आ जाए। ठीक है। तो फिर आपने अपना आंसर शुरू करना है। उसके बाद डोंट ब्लफ, जो कर नहीं सकते वो नहीं बोलना। ये इस बात का जो बैकग्राउंड है ना, इस बात का बैकग्राउंड ये है, होता क्या है, हम गिग बना के बैठ के अब इंतजार शुरू हो गया कि जनाब क्लाइंट आएगा। वो हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है, 3 महीने गुजरते हैं, क्लाइंट नहीं आता। ठीक है। एक दिन अब मायूसी बढ़ने लगती है, डेस्परेशन होने लगती है। एक दिन बैठे बैठे अचानक से जो है ना एक मैसेज आता है, जैसे ही देखते हैं जी फाइबर पे मैसेज आया है, तो एक्साइटमेंट अचानक से आसमानों को छूने लगती है। ठीक है। होता क्या है, क्लाइंट पूछता है जनाब मुझे ये, आप ये काम कर देंगे? आप कहते हैं जी यस सर, बगैर सोचे समझे, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत है। ठीक है। आप ये काम भी कर देंगे? यस सर, मेरा बजट बहुत लो है, तो मैं सिर्फ इतने पैसे दे सकता हूँ आपको। ठीक है, यस सर कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा इस बजट में आप ये भी कर देंगे? ये भी कर दूंगा, ये भी कर देंगे, यस सर, ये भी कर देंगे, यस सर, ये काम मैंने ऐसे करवाना है। मतलब उसने आपको कोई लंबे वाला रूट बता दिया, यस सर, यस सर, यस सर। होता क्या है, वो यस सर के चक्कर में आप इतना कुछ कमिट कर लेते हैं। अब उस कमिटमेंट में फिर 2 चीजें हो सकती हैं। पहली, कि आपने वो चीजें भी कमिट कर ली जो आप कर ही नहीं सकते, जो आपकी स्किल का पार्ट ही नहीं है, जो आपको आती ही नहीं है। कुछ चीजें आती हैं, कुछ आप ऐसे ही कमिट कर गए जो आप नहीं कर सकते, तो जैसी बात है अच्छी डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, बैड इम्पैक्ट जाएगा, बैड रिव्यू मिलेगा। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि आपने आता तो सारा कुछ है, लेकिन कमिट इतना ज्यादा कर लिया थोड़े से बजट के अंदर, क्या वो आपको बर्डन लगना शुरू हो गया। उसने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया आपकी डिस्कशन के मुताबिक। अब जब आप काम करने बैठे हैं, आपको पता लगा जी मैंने तो $50 का काम जो है ना वो $5 में या $10 में पकड़ लिया। थोड़ा बहुत फर्क हो ना, $10 $20 वाला काम आपने $10 में पकड़ लिया है, वो एनफ है। ठीक है, बंदा कहता है चले ठीक है अभी नया नया काम है कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब 50 वाला काम 10 में पकड़ लेंगे ना, तो वो फिर आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगी, बोर्डम शुरू हो जाएगा कि यार इतने थोड़े पैसों में इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आप क्वालिटी वर्क नहीं दे सकेंगे। अल्टीमेटली क्वालिटी वर्क नहीं जाएगा तो फिर वो बैड रिव्यू के चांसेस और आपका जो अकाउंट है डैमेज हो सकता है। अब बात कैसे करनी है क्लाइंट के साथ? क्लाइंट तो इंग्लिश में बात कर रहा होगा, मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ज्यादातर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स कोई शाजो नादर ऐसा भी आ जाता है जो अपनी लोकल लैंग्वेज फ्रेंच फ्रेंच में, जर्मन में बात कर रहे होते हैं। तो पहले चीजें थोड़ी मुश्किल होती थी, आजकल आसान है। चैट जीपीटी, जेमिनी ऐप अपने पास रखें, क्लाइंट का जो भी फाइबर पे मैसेज आया है कॉपी करें, चैट जीपीटी को बोलें आपको उर्दू में उसका ट्रांसलेट कर दे। उर्दू में आ गया, उसको समझें, सोचें क्या आंसर देना है, चैट जीपीटी को उर्दू में ही आंसर बताएं और उससे बोलें कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, कॉपी करें, जाके क्लाइंट को रिप्लाई कर दे। ठीक है जी, सिंपल है।
जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाले 3 पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद इमोजीज। जैसे हम जो व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे किसी से बात करते हैं ना, तो समटाइम्स हम लाइटर मूड में बात करते हैं, हम मजाक के मूड में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगला बंदा उस चीज को अपने मूड के हिसाब से ले रहा होता है। समटाइम्स हमारा जोक होता है, अगला बंदा माइंड कर जाता है। हम लाइटर मूड में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अगले बंदे का मूड खराब होता है, वो उस चीज को माइंड कर जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम साथ इमोजीज का इस्तेमाल करें, जो भी टेक्स्ट कर रहे हैं, जो भी मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा तो एक एक दो दो इमोजीज साथ यूज करें। जरूरी नहीं हर दफा जब आप प्योरली टेक्निकल आंसर दे रहे हैं तब इमोजीज देना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप ग्रीटिंग करते हैं स्टार्ट में, हेलो हो आर यू, होप यू विल बी फाइन, या जब आप डिस्कशन एंड हो रही होती है, ओके सी यू लेटर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट अगेन, या इस तरह का कुछ जब एंडिंग कर रहे होते हैं आप, या मीन वाइल डिस्कशन के दरमियान में कुछ लाइटर मोड में आप बोलते हैं, तो साथ एक दो इमोजीज दे दे, स्माइलिंग इमोजीज हल्के फुल्के। ठीक है। बच्चों की तरह इमोजीज का ढेर नहीं लगा देना। अल्टीमेटली आप प्रोफेशनल है, ये चीज आपने हर टाइम जेन में रखनी है। ठीक है। तो एक दो इमोजीज, ताकि आपको क्लाइंट को आइडिया हो सके कि ये जो सेंटेंस आपने बोला है ये किस मूड में बोला है। ठीक है। उसके बाद टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, अब इसका दो जगह पे एप्लीकेशन होती है। ठीक है। पहली एप्लीकेशन वही कि क्लाइंट का जो मैसेज आया है ऊपर, वही बातें हैं कि उसको समझना है, देखना है क्या पूछ रहा है, किस एंगल से पूछ रहा है, उसका मकसद क्या है। तो 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट लें, उसको समझें, फिर रिप्लाई करें। और दूसरा टेक योर टाइम अप्लाई होता है आपके डिलीवरी टाइम पे। सिलेक्ट योर टाइम वाइजली। डिलीवरी टाइम को वाइजली सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये हम जब डिलीवरी पैकेजेस बना रहे थे, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, प्राइसिंग वाले पेज के ऊपर, उधर हम डिटेल से डिस्कस करके आए हैं, इसलिए इधर हम इसके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। इन शॉर्ट ये है कि जो डिलीवरी टाइम रखा है आपने, उसके अंदर अंदर डिलीवरी देनी है हर सूरत। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आखिरी 10 सेकंड में डिलीवरी दे दें, ओके। ठीक है। 1 घंटा डिलीवरी दे दें, बहुत अच्छी बात है। 6 घंटे पहले डिलीवरी दे दें, वेल एंड गुड। आखिरी 5 सेकंड में डिलीवरी दे दें, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका काउंटडाउन 0-0 हुआ, साथ ही आप अगले सेकंड में आपने डिलीवरी दे दी है, लेकिन आपके ऊपर 0-0 वाले टाइम पे ही लेट डिलीवरी का टैग लग चुका है। उसके जो नुकसानात हैं फेवर के लोगरिथम में या क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइसिंग के टाइम पे। उसके बाद अगली बात है कि आस्क फॉर मोर टाइम इफ एनी इशू। अब होता क्या है, समटाइम्स जेन्युइन इशू हो सकता है, आपके इलाके में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया है, सारा दिन लाइट ही नहीं आई, आपके लैपटॉप के साथ कोई इशू हो गया है, आप काम कर नहीं पाए, जो कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो करप्ट हो गया है, नया सॉफ्टवेयर अरेंज नहीं हो सका, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी बन गई है, इश्यूज हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि वो आपका टाइम बढ़ाए ऑफिशियली। ठीक है। क्लाइंट वाली साइड पे ऑप्शन अवेलेबल होती है कि वो आपका डिलीवरी टाइम ऑफिशियली बढ़ा सकता है। जब वो ऑफिशियली बढ़ा देगा 6 घंटे, 12 घंटे, तो आपके टोटल टाइम में वो ऐड हो जाएंगे और आपकी लेट डिलीवरी शुमार नहीं होगी। लेकिन अब उसमें इशू क्या आता है? पहला इशू ये आता है, 99% क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि वो ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, पड़ी कहाँ पे हुई है। ठीक है। अब वो आपका टाइम बढ़ाना भी चाह रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैंने बढ़ाना कहाँ से है, वो ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो नहीं बढ़ा पाएगा। दूसरा, ये ऑप्शन तब काम करती है जब आप क्लाइंट से पहले 4-5 ऑर्डर उसके कंप्लीट कर चुके हों, उसके साथ थोड़ा काम कर चुके हों उसको, और वो अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट किए, उसको पता हो कि मैंने इस बंदे से पहले भी 5 ऑर्डर्स करवाए हैं, वो सारे इसने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं और टाइम के अंदर अंदर डिलीवर किए हैं। तो अब अगर ये बात कर रहा है तो लाजमी जेन्युइन इशू होगा इसका। अदरवाइज आपका पहला ही क्लाइंट है, पहला ही ऑर्डर है, और आप उससे लेट होने का टाइम बोल रहे हैं, तो टाइम बढ़ाने का बोल रहे हैं, तो वो उसको बहाना ही समझेगा, वो समझेगा कि इसको काम करना ही नहीं आता, ये किसी और से करवाना चाह रहा है, इस वजह से लेट हो रहा है, या एक्सपर्ट नहीं है, टाइम ले रहा है। ठीक है। तो वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है आपका। ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ तक नौबत ना आए किसी सूरत भी। अच्छा, उसके बाद आगे एक चीज फिर होती है, कस्टम ऑफर। कस्टम ऑफर क्या होती है? कस्टम ऑफर ये होती है, जैसे हम कोई चीज अपनी मर्जी से कस्टमाइज्ड करवाते हैं ना,
अपनी मर्जी का ऑर्डर लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, अब एक क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल इसी गीक की हम एग्जांपल ले लेते हैं, कंटेंट राइटिंग की गीग है। तो इसके पैकेजेस क्या है? बेसिक पैकेज 500 वर्ड्स, स्टैंडर्ड पैकेज 1000 वर्ड्स, प्रीमियम पैकेज 2000 वर्ड्स। ठीक है। अब मैं आया हूँ, मुझे आर्टिकल लिखवाना है 800 वर्ड्स का, 800 वर्ड्स या 1500 वर्ड्स का। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाना है। अब वो 1500 वर्ड्स तो इसके किसी पैकेज में शामिल ही नहीं है। अब मैं आया हूँ, मैंने इसका प्रोफाइल विजिट किया, मुझे प्रोफाइल अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इससे काम करवाऊँ। ठीक है। इसका रेट भी कम है, इसके इसे नंबर ऑफ वर्ड्स भी दूसरों से थोड़े ज्यादा सिलेक्ट किए हुए हैं जो हमने क्राइटेरिया रखा है। तो मुझे फायदा नजर आ रहा है इसके साथ काम करने में। तो लेकिन इसने जो पैकेजेस बनाए हैं उसमें 1500 वर्ड्स तो है ही नहीं। या 800 वर्ड्स का अगर मैं लिखवाना चाह रहा हूँ तो इसके पैकेजेस में 800 वर्ड्स तो है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर तो वो क्लाइंट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा है किसी टॉपिक के अंदर, और उस डिस्कशन में उसने आपको बताया है कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तो आप खुद भी उससे बता सकते हैं कि ये काम जो है मेरे बेसिक पैकेज पे आप ऑर्डर प्लेस कर दें, हो जाएगा। स्टैंडर्ड पे ऑर्डर प्लेस कर दें, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम हो जाएगा। प्रीमियम पे कर दें, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम हो जाएगा। आप अगर आपको पता है कि जो काम वो कह रहा है तीनों पैकेज में मौजूद नहीं है, तो फिर आप खुद उसे बोल सकते हैं कि मैं आपको कस्टम ऑफर सेंड करता हूँ। मैं आपको कस्टम ऑफर सेंड करता हूँ, यानी कस्टमाइज्ड ऑफर आपके ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। या वो आपको बोल सकता है कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, ये आपके पैकेजेस में मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो आप उससे कहेंगे ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, तो मैं उस हिसाब से आपको कस्टम ऑफर भेज देता हूँ। ठीक है। तो आपने पहले उससे साथ सारी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर लेनी है। ठीक है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने उसके साथ डिस्कस कर लेनी है कि वो क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आज किस तरह का काम चाहता है। डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लेना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके बाद चूंकि डिफरेंट काम है, तो फिर उसका डिलीवरी टाइम भी नए सिरे से डिस्कस किया जाएगा कि अच्छा आप ये काम करवाना चाहते हैं तो मैं 2 दिन में करके दूंगा। अगर वो ओके करता है ठीक है, अगर वो कहता है मुझे जल्दी चाहिए, तो आप उसके साथ बार्गेनिंग कर लें कि 1 दिन में करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, फिर प्राइस प्राइस भी आपने इसके साथ कर लेनी। ठीक है, आपका डिफरेंट काम है, तो मैं जो है ना $15 में करके दूंगा आपको। अगर वो बार्गेनिंग करता है, वो कहता है नहीं जी मैं मेरा बजट 10 का है, मेरा 5 का है, तो उसके हिसाब से आप उसके साथ उसके उसकी उसका जो वो बजट बता रहा है वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है, एज ए नया बंदा हूं मैं, मुझे भी ऑर्डर चाहिए, मुझे रिव्यू चाहिए फिलहाल, तो कर देते हैं काम, कोई मसला नहीं है। या थोड़ी सी आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि सर, जो बार्गेनिंग करनी है फिर ये नहीं करना कि जनाब मैं इतने रेट में नहीं मैं काम करके दूंगा, ऐसे नहीं करना। थोड़ा तरीके से बताना, उससे कहना है कि सर मेरा जो फोकस होता है वो क्वालिटी के ऊपर होता है, क्वांटिटी पे मतलब मैं फोकस नहीं करता। तो क्वालिटी कम्स विद द प्राइस। तो थोड़ा सा आप जो है ना अपना बजट बढ़ाएं ताकि क्वालिटी वर्क आपको मिल सके। ठीक है। तो उसे तो वो 5 कह रहा है, आप 15 कह रहे हैं, तो आप खुद ही उसको 10 ऑफर कर दें। तो इस तरह करके मतलब बार्गेनिंग हो जाती है, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल वे में। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है जी, सारी चीज़ें डिसाइड होगी, अब मैं आपको कस्टम ऑफर भेजता हूँ। कस्टम ऑफर कहाँ से भेजते हैं? वही जो आपका चैट बॉक्स खुला होगा, जो कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करके आता है। चैट बॉक्स खुला है, आपकी चैट हो रही है ऑलरेडी। तो नीचे जो सेंड बॉक्स का ऑप्शन है ना, सॉरी सेंड मैसेज का, सेंड मैसेज के नीचे करके बटन पड़ा होता है कस्टम ऑफर का। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो सेम वही पेजेस खुलेंगे जो गिग मेकिंग के प्राइसिंग वाले पेज के टाइम पे खुले थे, ये वाले। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 3 पैकेज बनाने थे, इसलिए 3 कॉलम खुले थे। उस टाइम पे कस्टम ऑफर पे चूंकि हमने एक ही कस्टम ऑफर क्रिएट करनी है क्लाइंट के लिए, तो एक कॉलम खुलेगा। उसमें क्या होगा? पहला कॉलम होगा डिस्क्राइब योर पैकेज। तो उसके अंदर आपने वो पूरी की पूरी डिटेल्स लिख देनी है जो क्लाइंट के साथ ऑर्डर के मुतलका डिस्कस हुई है, कि ये काम वो करवाना चाह रहा है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और इतने दिन में डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, और इतने उसके चार्जेस हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल्स लिख देनी है। फिर नीचे अलहदा से होगा डिलीवरी टाइम का खाना, वो डिलीवरी टाइम जो क्लाइंट के साथ डिसाइड हुआ है वो
सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे प्राइसिंग वाला खाना होगा, प्राइसिंग आपने जो क्लाइंट के साथ डिसाइड हुई है वो एंटर कर देनी है। उसके बाद नीचे रिवीजन्स वाला खाना आएगा, रिवीजन्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है और उसको सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड करने के बाद आपने फिर उसको मैसेज करना है कि आपको मैंने कस्टम ऑफर सेंड की है, काइंडली एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का लफ्ज यूज होता है, तो आपने वो एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आपके होम पेज पे, डेस्कटॉप पे जो आपका डैशबोर्ड है उस पर भी शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात, अब हम हैं न्यू फ्रीलांसर। ठीक है, हमारा पहला ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर है, पहले 15-20 ऑर्डर पे ये चीज़ होती है कि हमें रिव्यू चाहिए। हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिव्यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग हो। और प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग होगा, जब उसके ऊपर रिव्यूज लगे होंगे। और सारे क्लाइंट रिव्यू दे के नहीं जाते। 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, 10 में से 5 या 6 क्लाइंट रिव्यू दे के जाएंगे। तो हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम रिव्यू मिले। लेकिन फाइवर की पॉलिसी है कि डोंट आस्क फॉर रिव्यूज, यानी आप खुद से क्लाइंट को नहीं बोल सकते कि वो आपको रिव्यू दे के जाए। क्लाइंट की अपनी मर्जी है, रिव्यू दे दे, नहीं देना ना दे। ठीक है, तो लेकिन फिर हम क्लाइंट को अब चैट में तो नहीं हम कह सकते, चैट में बोलेंगे तो फौरन से पहले डिटेक्ट हो जाएगा और फाइवर आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या उसे रैप करेंगे, रैप इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। यानी जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ठीक है, इस तरह अगर तो आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो इसी तरह जहाँ पे आपका कंटेंट खत्म हो रहा है, नीचे इस तरह का लाइन लगाएंगे और नीचे आप ये वाला कंटेंट लिख देंगे। ये रेड कलर की जो लाइंस हैं 3, ये लिख देंगे। ठीक है, क्या है, इफ देर इज एन इशू आई एम अवेलेबल 24/7। यानी ये क्लाइंट को आपने थोड़ा सा मेंटली उसको इंप्रेशन क्रिएट किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं 24/7, कोई भी मसला होगा मैं आपका हल करके जाऊंगा, आपको सेटिस्फाई करके जाऊंगा। इफ ओके, डोंट फॉरगेट टू हिट 5 गोल्डन डॉट्स एंड 2 गुड वर्ड्स। अब देखिए, हमने ना रिव्यू का लफ्ज यूज किया, ना हमने स्टार्स का लफ्ज यूज किया, हमने गोल्डन डॉट्स का और गुड वर्ड्स का लफ्ज यूज किया। तो क्लाइंट को मैसेज कन्वे हो गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह अपने वर्ड की फाइल में नीचे लिख के अपने कंटेंट के, तो तब फाइल सेंड करनी है। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये होता है, आप कोई और काम कर रहे हैं, आपने लोगो बनाया है क्लाइंट के लिए या कोई इस तरह का कोई और काम किया है, कंटेंट राइटिंग नहीं की। तो एक तो आप लोगो अपलोड कर देंगे डिलीवर करते हो, जो ऑर्डर पेज बनता है ना आपका लेदर से, उसके नीचे ऑप्शन होती है डिलीवर की, वहां पे आप डिलीवर करते हैं। तो वो जिस तरह हमने पिक्चर ब्राउज करके अपलोड की थी, उसी तरह आप फाइल ब्राउज करके तो अपना ऑर्डर अपलोड कर देते हैं। फिर आप दोबारा से ब्राउज पे क्लिक करते हैं और फिर एक फाइल बनाएंगे वर्ड की, और उसके ऊपर ऊपर पहले पेज पे ये लिख के तो वो वाली फाइल भी साथ अपलोड कर देंगे अपने ऑर्डर के साथ। तो जब ऑर्डर के साथ फाइल अपलोड हुई होगी तो क्लाइंट एक दफा खोल के देखेगा जरूर कि इस फाइल में क्या है। ठीक है, तो जब वो खोलेगा ये टेक्स्ट उसके सामने शो होगा, आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा, और इस तरीके से डिटेक्ट भी नहीं होता जब आप वर्ड की फाइल में लिख के भेजते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह जब आप थोड़ा सा रिमाइंडर दे देते हैं क्लाइंट को तो ऑर्डर रिव्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि जब हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो जिस तरह हम टैग करते हैं ना व्हाट्सएप के अंदर किसी पिक्चर को या किसी टेक्स्ट को रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक साथ बॉक्स खुलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जैसे आप अपनी ऑर्डर वाली फाइल अपलोड करेंगे, उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने ये वाली येलो लाइंस लिख देनी है, ये भी वही है। ठीक है, इसमें से रिव्यू वाला लफ्ज हमने यूज नहीं किया, बाकी वही है। योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड, प्लीज हैव अ लुक, आई एम अवेलेबल 24/7, इफ देयर इज एन इशू डोंट हेजिटेट टू टेल। ये इस तरह के अल्फाज जब आप लिख देते हैं ना, तो क्लाइंट के माइंड में आपके लिए एक नरम गोशा पैदा हो जाता है, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है और अच्छा रिव्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो डिलीवरी दे रहे हैं वो हाई क्वालिटी होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद प्रे फॉर 5 स्टार रिव्यू और नो रिव्यू। दुआ क्या करनी है, दुआ क्या होनी चाहिए कि हर सूरत क्लाइंट 5 स्टार रिव्यू ही दे के जाए। ठीक है, या ना दे के जाए। ठीक है, एज ए न्यू फ्रीलांसर कम से कम भी पहले 25-30 रिव्यूज जो हैं आपके, हमें 5 स्टार चाहिए, हमें 4 स्टार भी मंजूर नहीं। ये याद रखिएगा, हमें 4 स्टार रिव्यू भी मंजूर नहीं।
या तो क्लाइंट हमें फिर, अगर क्लाइंट हमारा काम क्लाइंट को उस लेवल का पसंद नहीं आया, तो फिर हम चाहते हैं कि क्लाइंट ना रिव्यू दे के जाए, बिल्कुल ना दे के जाए, हमें वो मंजूर है, बजाय इसके कि वो 4 स्टार रिव्यू दे जाए। क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपका नया प्रोफाइल है, उसके ऊपर एक ही रिव्यू लगा हुआ है और वो 4 स्टार है, तो फिर उस रिव्यू के बाद सारे दुनिया में जितने भी क्लाइंट्स आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगे और वो देखेंगे कि एक ही ऑर्डर इस बंदे ने किया है और उसका 4 स्टार रिव्यू लगा हुआ है, तो यकीनन कुछ ना कुछ कमी होगी तभी 4 स्टार मिला है। तो उसका बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो साथ ये दुआ भी करते रहना। ओके जी, क्लियर है। ये हमारा क्लाइंट डीलिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्कैमर्स पे। अब उन क्लाइंट्स में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लाइंट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, कौन सा स्कैमर है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, जो एक बेसिक सी बात जेन में रखनी है स्कैमर्स के हवाले से। देखें, स्कैम स्कैम कहाँ पे भी हो, आपके साथ फिजिकली हो, आप मार्केट में घूम रहे हैं, रोड पे आपके साथ स्कैम हुआ है किसी की तरह, ठीक है, किसी ने फ्रॉड किया है आपके साथ, आपसे ऑनलाइन स्कैम हो, आपसे जिस साथ आपके फाइबर पे स्कैम हो, सारे स्कैमर का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। क्या होता है? आपसे उन्होंने आपका पैसा हड़पना होता है। एक इस कोई आपसे काम करवा ले, फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, उसने आपसे एक आर्टिकल लिखवा दिया, आपको पैसे नहीं दिए, कोई इतना बड़ा स्कैम नहीं है, चलें एक्सपीरियंस ही सही, ठीक है। आपसे लोगो बनवा लिए उसने एक दो, पैसे नहीं दिए, कोई मसला नहीं, चलें एक्सपीरियंस ही सही, वो कोई इतना बड़ा स्कैम नहीं है। अगरचे वो फाइवर पे भी ये चीज नहीं होती, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो ओरिजिनल स्कैम है वो होता है पैसों का। हर स्कैमर का जो टारगेट है वो आपके पैसे होते हैं। तो पैसों के हवाले से आपने जो बात जेन में रखनी है, जो बात समझने वाली है, यू गेट पेड फ्रॉम फाइवर, नॉट फ्रॉम द क्लाइंट। ये बात जेन में रखिएगा, यही एक चीज आपको बचाएगी। आपको पेमेंट करता है फाइवर, क्लाइंट आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता। जब क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करना शुरू करता है ना, उसने कोई पैकेज सेलेक्ट किया, चाहे वो कस्टम ऑफर है, चाहे उसने आपके साथ डिस्कशन करके या खुद से कोई पैकेज सेलेक्ट किया है और कंटिन्यू पे क्लिक करके तो ऑर्डर प्लेसमेंट के प्रोसीजर पे एंटर हो गया है, तो उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। और एक स्टेप ये होता है कि पेमेंट क्लियर करें। और जब तक क्लाइंट फाइबर को पेमेंट नहीं देता है, आपका अभी इसमें कोई रोल नहीं है, आपको नहीं पता क्लाइंट ऑर्डर प्लेसमेंट के प्रोसीजर में एंटर हो चुका है। ये क्लाइंट का और फाइबर का मैटर है। फाइबर क्लाइंट से एडवांस में पेमेंट ले लेता है ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है जी। जब ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है क्लाइंट, जब तक वो फाइवर को एडवांस पेमेंट नहीं करता, उसका ऑर्डर प्लेस नहीं होता, आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है इधर क्लाइंट वाली साइड पे, ठीक है। जब क्लाइंट 4-5 स्टेप्स पूरे कर देगा, अपनी पेमेंट क्लियर कर देगा, फाइवर की तरफ से, फाइवर को जब वेरीफाई हो जाएगा कि पेमेंट वाकई आ गई है फाइवर के अकाउंट में, तब आपको नोटिफिकेशन आएगा कि यू हैव अ ऑर्डर, ठीक है। यानी क्लाइंट, पेमेंट के लिए क्लाइंट का आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जितने दिन का आपका डिलीवरी टाइम है, फाइवर वो पेमेंट अपने पास रखेगा। आपने काम करके जमा करवा दिया, क्लाइंट ने चेक किया, क्लाइंट ने ओके कर दिया, तो फाइवर अपना कमीशन काट के बाकी पेमेंट आपको कर देगा, ठीक है। तो यानी आपका डायरेक्ट क्लाइंट के साथ पेमेंट के हवाले से कोई तल्लक नहीं है। अगर क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया, क्लाइंट कहता है जी मैंने ऑर्डर कैंसिल करना है, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और पेमेंट फाइवर फिर वापस क्लाइंट को दे देगा। समझ आ रही है बात? तो ये चीज होती है। तो कोई भी क्लाइंट, क्लाइंट का कैसे पता चलेगा स्कैमर का? कोई भी क्लाइंट जो आपसे घुमा फिरा के कान उधर से पकड़े इधर से पकड़े, ठीक है, अल्टीमेटली वो बात आपकी पेमेंट पे ले आए, अल्टीमेटली वो बात पैसों पे ले आए, तो वो पक्का स्कैमर है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को आपके साथ पैसों की बात करने की जरूरत नहीं है। आपके रेट्स आपके पैकेजेस में शो हो रहे हैं, ठीक है, वो फिक्स हैं, उनमें कमी बेशी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इसे हट के कुछ क्लाइंट आपसे करवाना चाह रहा है,
कस्टम ऑफर की तरफ बात जा रही है, उसमें डिस्कशन हो सकती है। लेकिन जाहिर है उससे पहले आप एक लंबी चौड़ी डिस्कशन ऑर्डर पे हो चुकी होगी, ठीक है। तभी तो कस्टमाइज्ड ऑर्डर पे बात आई है ना, कस्टमाइज्ड ऑफर, कस्टम ऑफर पे तभी बात आई है कि पहले आप उससे साथ ऑर्डर से मुतल्लक, काम से मुतल्लक एक डिस्कशन को 15-20 मिनट की, आधे घंटे की कर चुके हैं, ठीक है। तो उस वक्त फिर आप उसके साथ चार्जेस, रेट डिस्कस कर सकते हैं कि मैं इस काम के लिए इतना चार्ज करूंगा। चार्ज का लफ्ज यूज करेंगे, आप पेमेंट का नहीं करेंगे। चार्जेस का लफ्ज यूज कर सकते हैं। पेमेंट करनी कहाँ पे है वो डिस्कशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसने आपको करनी नहीं है। ये चीज फाइवर की पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। जब फाइवर देखेगा कि ये क्लाइंट इस तरह की डिस्कशन कर रहा है, तो फाइवर खुद भी क्लाइंट का अकाउंट ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। आपने क्या करना है, आपके करने वाला काम ये है कि एक तो क्लाइंट का पता कैसे चलेगा। वो डायरेक्ट जैसे ही आएगा, फौरी तौर पे आपसे पेमेंट की बातें शुरू कर देगा। एक बात, वो अभी कोई ऑर्डर डिस्कस नहीं किया, काम डिस्कस नहीं किया, सीधा पेमेंट पे आ गया, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, वो घुमा फिरा के बात करेगा कुछ इस तरह की या, लेकिन घुमा फिरा के अल्टीमेटली बात आपकी पेमेंट पे आएगी। वो कहेगा जी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, क्योंकि आपका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। भाई अगर पेमेंट मेथड नहीं भी वेरीफाइड, तो क्लाइंट को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसने तो फाइबर को पेमेंट करनी है ना, आपके पेमेंट मेथड में तो उसने करनी नहीं है पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट मेथड के साथ कोई इश्यू है तो वो फाइबर आपसे पूछेगा कि मेरे पास आपके पैसे हैं, मैं आपको भेजना चाह रहा हूँ, आपका पेमेंट मेथड में इशू आ रहा है, ठीक है। फाइबर पूछे तो पूछे, क्लाइंट का पूछना नहीं बनता। तो वो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, जो पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज आए हैं ना, अ, कि किस तरह कहानी डालते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मेन पॉइंट यही है। बाकी क्या चीजें हैं, फाइबर की पॉलिसी, बाकी ये कि फाइबर की पॉलिसी को आपने मद्देनजर रखना है। फाइबर की पॉलिसी से वायलेट नहीं करेंगे तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा। जो उसके बाद पेमेंट मेथड फ्रॉम द क्लाइंट इज फाइबर इशू, वही बात कि क्लाइंट से पेमेंट लेना फाइबर का सरदर्द है, आपका सरदर्द नहीं है। और आपका डिस्कशन करना भी नहीं बनता क्लाइंट के साथ, ना क्लाइंट का आपके साथ बनता है कि वो इस तरह की डिस्कशन स्टार्ट करे। जो क्लाइंट इस तरह की डिस्कशन स्टार्ट कर ले, डायरेक्ट पेमेंट्स पे आ जाए और पेमेंट रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करे आपसे, आपका पर्सनल डाटा, आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाटा, एक्सपायरी डेट, इशुएंस डेट या आपका फ़ोन नंबर लेने की कोशिश करे, वो पक्का स्कैमर है। आपने उसको रिपोर्ट करना है और ब्लॉक कर देना है। नो पेमेंट मेथड डिस्कशन विद द क्लाइंट, वही बात आ गई, ठीक है। उसके बाद डू नॉट गो आउटसाइड द फाइबर, ऑल डिस्कशन इन द फाइबर चैट बॉक्स। वही बात, ये जो पहला सिनारियो मैंने बोला ना कि क्लाइंट ने आपसे काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो वो इस केस में होता है। फाइबर के अंदर मौजूद हैं आप, तो आ, वो तो फाइबर एडवांस में पेमेंट ले लेता है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको पेमेंट ना हो, ठीक है। तो दूसरा, अब क्लाइंट ने भी चूंकि अकाउंट बनाना होता है, फिर वो फाइवर पे काम करवा सकता है। फाइवर जो क्लाइंट गलत बात करेगा, फाइवर उसका भी अकाउंट ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो उसने अपना अकाउंट भी बचाना होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि आप मुझे अपने ईमेल शेयर कर दें, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, आप मुझे फेसबुक पेज का लिंक दे दें, आप मुझे लिंक्डइन का लिंक दे दें, हम वहां पे बात कर लेते हैं। फाइवर से, यानी वो आपको कोशिश करेगा फाइवर से बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, वहां आपको काम डिस्कस करें, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे फेसबुक पे आप उसका काम कर देते हैं, आप लिंक्डइन पे कर देते हैं, आप व्हाट्सएप पे कर देते हैं, तो आप पेमेंट कैसे लेंगे, ठीक है। वो आपको बाद में ब्लॉक कर देता है, तो पेमेंट कैसे लेंगे आप, ठीक है। तो आप फाइबर को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइबर पे आपकी डील नहीं हुई, ठीक है। तो फाइबर उस चीज का फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये चीज फाइबर की पॉलिसी के भी खिलाफ है, नो कॉन्टैक्ट शेयरिंग विद द क्लाइंट, कि आपने क्लाइंट के साथ किसी किस्म के कॉन्टैक्ट, ईमेल, फोन नंबर, यानी कोई भी एक चीज जिससे आप फाइबर से हट के उसके साथ बात कर सकें, और शेयर नहीं करनी। जो क्लाइंट पूछे, क्लाइंट्स को भी टर्म्स एंड कंडीशन का पता होता है, जो पूछ रहा है, जो डिमांड कर रहा है, वो भी स्कैमर है। फाइबर उसको भी ब्लॉक कर सकता है, अगर आप उसको दे रहे हैं अपना डाटा, तो फाइबर आपको भी ब्लॉक कर सकता है। तो आपका काम है डाटा देने की बजाय उसको रिपोर्ट और ब्लॉक कर दें, ठीक है। इफ फाइवर नीड एन इन्फॉर्मेशन, इट विल बी थ्रू नोटिफिकेशन और ईमेल, ठीक है। तो
ये फाइबर स्कैमर्स का सिनेरियो, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई होगी। मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ पिछले बैचेस के जो स्टूडेंट्स को मैसेजेस आए स्कैमर्स की तरफ से कि किस तरह कहानी डालते हैं स्कैमर्स। थोड़ा मुझे बताएं कि ये आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड है। जी, सो तो नहीं रहे सारे? क्लियर है हर चीज? न्यू गिग का ऑप्शन बच्चे उधर ही होता है। गिग्स, जहाँ पे आपकी गिग्स होती है ना, ये देखिए। जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो माय बिजनेस माय बिजनेस में गिग्स में आए, तो ये गिग्स वाला पेज खुलेगा। ये ऊपर ऊपर क्रिएट न्यू गिग आपको लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। चले, बाकी बच्चे मुझे लगता है सो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मैसेजेस दिखा देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, आप लोग देख सके। जो पिछले स्टूडेंट्स को आए हैं स्कैमर्स के मैसेजेस। ये जरा क्लियर नहीं है, ये बाद में भी ये देखें। ये क्या है? वो कह रहा है जी सेलर्स अपना ईमेल दे, और ये नीचे कुछ क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल आपसे मांगने की कोशिश कर रहा है, वो आपने नहीं देनी, ठीक है। और ये भी वही है। ये देखिए, ये भी कह रहा है मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है, मुझे ये फलानी डिटेल्स चाहिए ताकि ऑर्डर प्लेस हो सके। इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता फाइवर पे, ठीक है। ये देखिए जी, ये क्या कह रहा है? कह रहा है जी अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करें फिर ऑर्डर प्लेस होगा। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ये भी सेम है। ये देखिए, ये क्या कह रहा है जी, मुझे कुछ ईमेल चाहिए ताकि हम प्रोसीड कर सके। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। अब ये देखिए, एक एक सिनारियो ये होता है, वो कह रहा है जी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ लेकिन ऑर्डर इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा। क्यों? कोई वजह आ रहा है तो इस लिंक पे क्लिक करके तो वो वजह दूर करें। अब देखिए, लिंक लिंक जो, ये बात ध्यान से सुने, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लिंक जो है ना, लिंक आम जेन्युइन क्लाइंट भी भेज सकता है। अब वो, एक पहली बात तो ये कि सिर्फ लिंक को खोल के चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। एक दफा आप लिंक को खोल लें, चेक कर लें, देखिए उस पे है क्या। अगर तो कोई लीगल चीज है तो ठीक है, अगर कोई इलीगल चीज है उसको क्लोज करें और इस बंदे को फिर ब्लॉक कर दें, रिपोर्ट कर दें। दूसरा ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स आपको लिंक भेज देते हैं गूगल डॉक्स के, ठीक है, कि या वर्ड की फाइल भेज देते हैं कि इसके अंदर मेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिस तरह का मैं काम कराना चाहता हूँ मैंने डिटेल से लिख दिया, आप पढ़ लें। कुछ क्लाइंट्स किसी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि वहां पे जिस तरह का काम हुआ हुआ है वैसा काम मैंने करवाना है, ठीक है। तो वो सैंपल के तौर पे, तो वो पता लग जाता है क्योंकि उससे पहले आपने अपनी काम से मुतल्लिक उसके साथ आपकी डिस्कशन हुई है, ठीक है। या कुछ क्लाइंट डायरेक्ट भी भेज देते हैं, पहला मैसेज उनका ये आता है कि मैं काम करवाना चाहता हूँ आपसे और उसकी डिटेल्स मैंने इधर भेज दी है, इस लिंक को खोल लें, ओपन करें और डिटेल्स पढ़ लें, फिर मुझे बताएं कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है। दूसरा ये होता है जिस तरह इसने लिखा है ना कि इन प्रोग्रेस, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ये ऑर्डर नंबर है और इन प्रोग्रेस है और ये इस तरह का चक्कर नहीं होता। जो बात इस तरह का बंदा बात कर रहा है ना, कोई उसने स्किल बेस्ड आपके साथ डिस्कशन नहीं की, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको भी तो ये मोस्टली स्कैमर्स वाला लिंक होता है, लेकिन एक दफा क्लिक करके चेक कर लेने में कुछ हर्ज नहीं होता, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्लिक करेंगे ना तो घुमा फिरा के आपको ये कुछ इस तरह की चीजों पे लेके आएगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद कुछ मैसेज पे आपको ये लिखा हुआ आएगा। अब ये देखिए, ध्यान से पढ़े क्या लिखा हुआ है। S81 कारमा, ये उसका डिस्प्ले नेम है क्लाइंट का। कैन नो लॉन्गर बी कॉन्टेक्टेड, दिस विल नॉट अफेक्ट योर रिस्पॉन्स रेट। अब ये मैसेज फाइबर की तरफ से लगा हुआ है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने कोई उल्टी सीधी बात की थी, स्कैमर था। फाइवर ने आपसे पहले उसको चेक कर लिया, आपसे पहले उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको ब्लॉक कर दिया। जब फाइबर अपनी तरफ से उस बंदे को ब्लॉक कर देता है, तो फिर इस तरह का मैसेज आपको नजर आता है। तो इस तरह का मैसेज नजर आए तो परेशान नहीं होना। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका काम फाइबर ने कर दिया।